मैं हूं नीलू रंजन और आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस। आज इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है और वो अपने बयान में जो महाकुंभ है उसको मृत्यु कुंभ करार दिया है। वहाँ कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है। एक भगदड़ में लगभग 30 लोगों की जान गई। वो एक महज दुर्घटना थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको जो मृत्यु कुंभ जो करार दिया है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का राजनीतिक मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे अगले साल वहाँ विधानसभा का चुनाव है, भाजपा वहाँ प्रमुख विपक्षी दल है और इस ऐसे में जो 56 करोड़ लोग जब महाकुंभ में स्नान करने आ चुके हैं, 56 करोड़ लोग में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग भी होंगे। ऐसे में ममता बनर्जी का बयान जो आता है, इसके सियासी मायने क्या हैं, राजनीतिक उद्देश्य क्या है, पीछे का सच क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसे समझेंगे हम अपने दैनिक जागरण के हमारे राजनीतिक संपादक आशुतोष झा हैं। आशुतोष जी, क्या है इसके पीछे, उद्देश्य क्या है? आखिर मृत्यु कुंभ क्यों कह दिया उन्होंने महाकुंभ को? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। और फिर जो दो फ्रंट पर मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ वो ऐसे है कि देखिए, एक तो उन्हें डर है कि अब चुनाव आने ही वाला है। जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बेचैनी जैसी बढ़ रही है, मतदान प्रतिशत भाजपा का बढ़ रहा है, तो एक तो वो डर है कि भाजपा कहीं मजबूत न हो जाए, तो हिंदुओं के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कि भाई इतना बड़ा पर्व था, त्यौहार था, भाजपा सरकार जो है उत्तर प्रदेश के ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। एक तो ये भुनाने की। लेकिन जो उससे बड़ा डर मुझे जो लगता है वो है अपने साथियों का डर। साथियों मतलब कौन? साथियों यानी जिस गठबंधन में वो हैं भी और नहीं भी। वो अपनी सुविधा के अनुसार कभी गठबंधन में आते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं। तो उस गठबंधन के जो कमान है अभी कांग्रेस के पास, वो डर, ये दोनों फ्रंट पे जो है, इसको उन्होंने, आपने सही बिटवीन द लाइंस की बात कही। ये सचमुच में बिटवीन द लाइंस समझने की बात है कि दोनों जगह से डर रही हैं और वो वहाँ वो प्ले करना चाह रहे हैं, अपना मोहरा बिठाना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कि जो महाकुंभ है उसके खिलाफ जो खास तौर पे उत्तर भारत के जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो ज़्यादा मुखर हैं। कांग्रेस में के अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी ने तो कह दिया कि हजारों लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं भगदड़ में और आंकड़ा पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई वहाँ नहाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर जाएगी, नौकरी नहीं मिल जाएगी, तमाम चीज़ें, कि महाकुंभ का उन्होंने कहा कि उपयोगिता ही नहीं है। लालू यादव महाकुंभ के खिलाफ बोल चुके हैं, अखिलेश यादव खैर नहा चुके हैं जाके, लेकिन वहाँ भी लगातार महाकुंभ को लेकर के नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बयान जो है, नकारात्मक बयान आ रहे हैं सामने। और अब ममता बनर्जी आ गई हैं, जबकि दक्षिण के अगर हम देखें जो बाकी नेता हैं, वो कहीं बाकी नेताओं का बयान नहीं आ रहे हैं। तो आखिर यहीं पे ये मुद्दा इतना क्यों आ रहा है और यहीं से इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, उसका तो दूसरा कारण, मैंने अब जो दूसरा कारण है ना कि अंदर की जो लड़ाई है, INDIA के अंदर की लड़ाई। अब देखिए, आपने सही बात कही कि कुंभ को लेकर के इस तरीके की बात आ रही है कि भाई ममता बनर्जी ने कर दिया कि यह मृत्यु कुंभ है। क्यों? क्योंकि दुर्घटना हुई। दुर्घटना तो कई जगहों पर हो चुकी है। मतलब 2-3 साल पहले ही बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जब हज चल रहा था, तब सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। तब इस तरीके के बयान नहीं आए थे। अब यहाँ देखिए कि दुविधा कैसे है। अब देखिए, ये सबको पता है कि कुंभ सनातन आस्था का बहुत बड़ा महासागर है, जिसको हिंदू बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। तभी तो भाई, अगर बात हो रही है कि 50 करोड़ लोग पहुंच गए, तो वो ऐसे नहीं पहुंचे। ये आस्था है कि इतनी भीड़, भगदड़ की घटनाओं, सूचनाओं के बावजूद लोगों का पहुंचना जारी है। यानी आस्था बहुत बहुत गहरी आस्था है। तो अब क्या है कि देखिए, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे अखिलेश ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन कुंभ को ऐसा बताने की कोशिश नहीं की कि ये मृत्यु कुंभ है, या जिस तरीके से लालू बोल गए और बाद में फिर उसको ठीक करना पड़ा उन्हें
कि वो पहले बोल गए फालतू है और फिर बोले नहीं नहीं ये गलत तरीके से ले लिया। तो देखिए, एक तो ये दुविधा है इनमें, इनसे ममता कैसे अलग है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो एक तो ये दुविधा, ममता के साथ क्या दुविधा है कि ममता एक ऐसे राज्य में शासन कर रही है जहाँ की मुस्लिम की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इन द सेंस कि अगर मुस्लिम एक तरफा डिसाइड करने लगे तो वो सत्ता के करीब पहुंचा देते हैं, ऐसी स्थिति है वहाँ पर। और यहीं से डर भी पैदा होता है कि उसे ये डर लगता है, क्योंकि लोकसभा में सबने देखा है कि मुस्लिमों का आकर्षण धीरे धीरे फिर से कांग्रेस की, जो पुरानी पार्टी, पहले वो कांग्रेस की ओर ही थे, 100% वोट उनका कांग्रेस की ओर ही जाता था, बाद में वो टूट के इन दलों में आए। तृणमूल भी तो कांग्रेस का ही ऑफशूट है ना, तो वो धीरे धीरे उधर गए। दिल्ली के चुनाव की बात अगर आप करें तो दिल्ली में फिर से मुस्लिमों का आकर्षण कांग्रेस में भी बढ़ा, और कुछ ऐसे भी मुस्लिम आए, ठीक ठाक परसेंटेज, एक जो डाटा अभी आ रहा है उसमें 12 से 13-14% के आसपास मुस्लिम जो है सो बीजेपी की भी ओर आ गए, वो गवर्नेंस के लिए आए। उनको ये लगा कि वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ नहीं रहे तो चलो हम बीजेपी की ओर जाएं, और उसका नुकसान केजरीवाल को दिखा है कई जगहों पे। अगर ऐसी स्थिति वहाँ भी हो जाए, वेस्ट बंगाल में भी, तो ममता के लिए बहुत विकट है, क्योंकि फिर भाजपा से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो हाँ, आप पूछिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल को देखें तो दोनों जगहों पे कई रूप में समानता है। आप देखेंगे तो 2011 से लगातार ममता बनर्जी वहाँ सत्ता में हैं, तीसरी बार जीत चुकी हैं, चौथी बार वो चुनाव में आ रही हैं। 3 बार केजरीवाल भी 2013 से यहाँ पे सत्ता में थे, 3 बार, चौथी बार वो फिर थे। और ये जो समानता है, और बीजेपी भी वहाँ है, कांग्रेस को ममता बनर्जी ने भी तरजीह नहीं दी और केजरीवाल ने भी तरजीह नहीं दी। तो ऐसे में कांग्रेस से डर तो ज़्यादा नहीं है कि अगर कांग्रेस वहाँ पे रिवाइव हुआ और मुस्लिम वोट बैंक वहाँ गया तो जो मृत्यु कुंभ है उसे दो तरफ का निशाना साध रही हों। एक तो हिंदुओं को, जैसा कि आपने कहा, कि बताने की कोशिश कर रही हों कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश है वो ठीक से संभाल नहीं पाया। दूसरी तरफ जो हिंदुओं का इतना बड़ा जो एक वो जमावड़ा है, एक क्या कहते हैं, पुण्य डुबकी लगाने का समय है, 56 करोड़ लोग जो हैं तमाम मुसीबतों के बावजूद भी वहाँ आके डुबकी लगा चुके हैं संगम में। तो ऐसे में एक मुसलमानों को भी उन्होंने साधने की कोशिश की हो कि हिंदू त्यौहार को, हिंदू आस्था को एक मृत्यु कुंभ कह के, तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ एक उनका इशारा है? देखिए, मुझे जो ये वाला पहलू है ये थोड़ा सा कम। देखिए, एक तो है कि मुस्लिम क्या इससे खुश होंगे ममता बनर्जी के इस बयान से। एक बहुत छोटा परसेंटेज हो सकता है कि वो खुश हो जाए कि देखिए ममता ने बहुत सख्ती से किसी हिंदू आस्था के किसी प्रतीक पे सवाल खड़ा किया, तो ये एक छोटा परसेंटेज ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये मैसेज बेसिकली दोनों तरीके से है। एक तो मैंने जैसा कहा कि हिंदुओं को ये करने के लिए, और दूसरा इसी तरीके के छोटे छोटे मैसेज दे करके कांग्रेस की ओर बढ़ने से रोकने के लिए, कि कांग्रेस की ओर अगर उनका बढ़ना शुरू होगा तो दिक्कत होगी। यही कोशिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी कर रहा है। अखिलेश के भी आप पिछले दिनों में कुंभ को लेकर के जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, या फिर आप कल का ही विधानसभा में अगर अखिलेश की पार्टी की ओर से देखिए कि जिस तरीके से उर्दू का एक सवाल खड़ा कर देना, विधानसभा की कार्रवाई में जो क्षेत्रीय भाषाओं को, बिल्कुल, और वहाँ पर वो कहा गया कि भाई आप उर्दू को इसमें समाहित कीजिए। तो ये सारी कोशिश बेसिकली है मुस्लिम वोट को इकट्ठा अपने पास ही रखने की, कि वो छिटक कर वापस कांग्रेस की ओर जाने की कवायद नहीं शुरू करें। अगर वो जाना शुरू हुए कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस की ओर जाएंगे तो ये मान लीजिए कि जैसे दिल्ली में मुसलमानों में मत हुआ कुछ एक सर्टेन परसेंटेज का, कि भाई चलो हम कांग्रेस की ओर जा तो रहे थे लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही तो कहाँ जाएं, तो भाजपा की ओर। अब देखिए, यूपी में हो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, पहले वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, तो अगर वेस्ट बंगाल में ममता से भ्रमित होकर के
मुस्लिम कांग्रेस की ओर जाने का मन बनाए और उसमें एक सर्टेन परसेंटेज फिर से दिल्ली के तरीके से ही भाजपा में आ जाए, तब तो आप समझ लीजिए वेस्ट बंगाल फिनिश्ड। फिर तो ममता के लिए कुछ नहीं बचता है। तो अब चूंकि बहुत समय नहीं है तो तैयारी कर दी है ममता बनर्जी ने। वैसे तैयारी दिल्ली में भी हुई थी। अगर आप कहें कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने का आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने और आतिशी मालेरा ने खुद लगाया था कि भाजपा के लोग जो हैं मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू विरोधी हैं। मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिख दी थी अरविंद केजरीवाल ने कि देखिए ये आरएसएस के खिलाफ काम कर रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, और आप इनको जो है समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में है तो वहाँ भी अगर इस ढंग की वो मृत्यु कुंभ कह के अगर हिंदुओं को ये दिखाना चाह रही हो कि भाजपा जो है शासित राज्य उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? कोई दिल्ली में इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं उसका। देखिए, हिंदू तो इससे भड़कने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स रही, आप पिछले 5-6 साल में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे वो चुनाव के मौक़ों पर जो सिंबॉलिक हिंदुइज़्म का जो एफर्ट होता है वो करती रही हैं कि दुर्गा पूजा में क्लब को कुछ चंदा दे देना है, तो ये पुजारियों के लिए वहाँ पे शुरू किया गया था, कुछ इस तरीके की शुरू की गई। चंडी पाठ किया, लेकिन हाँ, चंडी पाठ किया उन्होंने। ये सब आजकल पॉलिटिक्स का एक नया ऑप्टिक्स शुरू हुआ है। लेकिन है क्या कि जो हिंदुइज़्म के लिए वोट जो जाता है वो तो बीजेपी की ओर ही जाता है। उसमें से कुछ वोट जाता है जो हो सकता है कि ममता की बेनिफिशियरी के रूप में पिछली बार भी मिला, क्योंकि बहुत सारे वहाँ भी इस तरीके की स्कीम्स चल रही थी। अब जिस पॉलिटिक्स के बल पर 10 साल से 11 साल तक लगभग केजरीवाल ने भी यहाँ दिल्ली में राज किया, तो अब क्या है कि धीरे धीरे वहाँ भी चैलेंज शुरू होगा ना। वेस्ट बंगाल में भाजपा की ओर से भी तो उसी तरीके की राजनीति शुरू होगी। आखिर दिल्ली में जो पूरा पासा बदला उसमें बाकी सारी चीज़ें आई, लेकिन उसके साथ वो भी तो है कि केजरीवाल को उसके पिच पर ही जाकर के ध्वस्त किया गया। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी, देखिए मुस्लिम हिंदू ममता के भ्रमजाल में फंसे ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो कोशिश करेंगी इसके थ्रू कि मुस्लिम वोट हमारा कम से कम एकजुट रहे। करीब करीब 30-32% वो मैटर करता है वहाँ। वो अगर टूटना शुरू हो और अगर 10% अगर उनका वोट टूट जाए तो समझ लीजिए फिर वेस्ट बंगाल में उनका सारा खेल खत्म है। नहीं, लेकिन उसमें एक हिंदू वोट का भी है। देखिए, अगर दिल्ली का हम देखते हैं तो दिल्ली में भाजपा और अरविंद केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी के वोटों का परसेंटेज का अंतर बहुत ज़्यादा था। भाजपा जो है मैक्सिमम 38% तक पहुंची थी और वो 54% से के आसपास रहते थे। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 16-17% का वोटों का अंतर था। ये अंतर पश्चिम बंगाल में नहीं है। वो 2019 के बाद से तमाम चुनावों को देखें तो वो लगभग 38 से 40% के आसपास का वोट जो है भाजपा का रहा है और 44 से 46% मैक्सिमम तृणमूल कांग्रेस का रहा है। सीटें अगर विधानसभा अगर 2021 देखें तो भले आपको लगे कि भाजपा केवल 77 पे थी और 77 पे और तृणमूल जो है 213 पे पहुंच गई थी। 294 सीटों की विधानसभा है उसमें, लेकिन वोट परसेंटेज का अंतर देखेंगे तो वो उतना नहीं आता है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा ये जो वोट परसेंटेज का जो कम अंतर है वो दिल्ली की तुलना में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है ममता बनर्जी के लिए? बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए तो आप समझिए कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ तो वही मुस्लिम वोट का है, जिसके कारण कि वो बेचैन दिख रही हैं। अगर अब देखिए कांग्रेस भी कोशिश करेगी, क्योंकि दिल्ली में पहली बार कांग्रेस ने एक इच्छा शक्ति दिखाई लड़ने की, कम से कम, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा कि भाई हमें अपनी पार्टी खड़ी करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या है कि आप 98-99 सीट लाके लोकसभा में बैठे हैं और बाहर निकलते ही आपको अखिलेश भी आंख दिखा रहे होते हैं, तेजस्वी भी आंख दिखा रहे होते हैं, केजरीवाल भी आंख दिखा रहे हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी के तो छोटे छोटे सांसद भी कुछ भी कर सकता है। वो हैसियत की याद दिलाते हैं कि कांग्रेस की हैसियत है कि नेतृत्व दे सके। तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला लिया दिल्ली में कि हमें पॉलिटिकली लड़ाई लड़नी है अगर बीजेपी से, तो पहले तो हमें अपने अंदर लड़ना पड़ेगा। और उसी लिए दिल्ली में जो पूरी लड़ाई हुई कांग्रेस लड़ी,
और पहली बार कांग्रेस ने थोड़ा दमखम दिखाया कि कम से कम हम लड़ना चाहते हैं। वोट परसेंटेज भी 2% बढ़ा। भाई ग्रोथ है, ग्रोथ कोई भी हो वो ग्रोथ है। 50% तो ग्रोथ है वोट परसेंटेज अब में। यही, और उसके कारण आप देखिए ना कि वो कहाँ से वोट आया, जो वोट उनसे कांग्रेस से बिल्कुल छिटक चुका था। आप ये बताइए कि कांग्रेस को वोट देने वाले में कोई एक भी आदमी ऐसा था जिसे ये लगता हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है? नहीं लग रहा था। फिर भी लोगों ने बढ़कर वोट दिया, पिछली बार से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। तो अगर कांग्रेस को लीडरशिप अपने हाथ में रखनी है, देखिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होगा कांग्रेस के लिए भी, बाकी पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय हैं, बीजेपी और कांग्रेस, यही दो एक नेशनल पार्टी है जिसको पूरे देश में लड़ाई लड़नी है। तो वो कांग्रेस के लिए भी यही दिक्कत है कि वो भाजपा से भी लड़ना चाह रही है और लड़ रही है, लेकिन उसके पहले उसे अपने अंदर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, उसे पता है कि भाजपा से तो ठीक है हम लड़ते रहेंगे, जब भी होगा मौका लड़ लेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस को तो हाशिए पर रखना है। तो ऐसी स्थिति में जब अभी फिर से जब चुनाव आएगा तो आप समझिए कांग्रेस वहाँ भी पूरा ताकत लगाएगी। और जो एक रुख दिख रहा है मुस्लिम वोटर्स में पिछले साल 1.5 साल से खास तौर से ये दिखना शुरू हुआ है, तो अगर वो वहाँ क्या कुछ लोग और गवर्नेंस के नाम पर धीरे धीरे पाला बदले, बाकी हिंदुओं में भी जो हिंदू वोटर हैं वहाँ, उनमें भी तो ये ममता बनर्जी को लेकर के एक अरुचि सी पैदा हो ही रही है गवर्नेंस को लेकर के। आखिर इसीलिए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है ना। पिछले 5-6 साल में ही तो बीजेपी का ग्रोथ हुआ है वहाँ। यानी एक बार ही इतने सारे वोटर ने बीजेपी की ओर छलांग लगाई। तो ये चुनाव जो अब आने वाला है वो बहुत ही रोचक चुनाव होगा। ये ममता बनर्जी 2016 के इलेक्शन जो था वो मुश्किल से 10% के आसपास ही या उससे भी कम वोट था बीजेपी का, उससे भी कम था। एक अंतिम सवाल अब इसमें ये पूछना है आपसे कि दिल्ली में जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और लगा कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए हम कहेंगे और इनको बाहर कर देंगे। इसके पहले ही ममता बनर्जी वहाँ बयान दे चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व जो है वो कांग्रेस राहुल गांधी ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं और नेतृत्व उसको देने के लिए हम तैयार हैं। तो दिल्ली में तो खैर अरविंद केजरीवाल वो कह के जो भाजपा विरोधी वोट है उसको एकजुट नहीं रख पाए, कुछ वोट टूट के कांग्रेस में चला गया। ममता बनर्जी का जो बयान है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली, वो क्या लगता है कि भाजपा विरोधी वोट जो है वो टूट के कांग्रेस की तरफ न जाए, उनके पास एकजुट रहे, इस संदर्भ में दिया गया बयान है वो? नहीं, देखिए अब जो INDIA के जो नेतृत्व की बात है, पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में बात ये कर रहा हूँ कि पहले तो ये क्लैरिटी नहीं है कि ममता बनर्जी INDIA के पार्ट है या नहीं है, क्योंकि खुद ही उसकी ओर से ये बातें होती रही। लेकिन बैठकों में उनके प्रतिनिधि पहुंचते रहे हैं, कभी बैठक में होते हैं, कभी बैठक में नहीं होते हैं। यही तो बात हो रही है ना कि वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडी गठबंधन को एक गठबंधन मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। वो तभी मानते हैं जब उनकी बात वहाँ सुनी जाए, नहीं है तो वो जाते भी नहीं हैं। तो इस तरीके की तो एक बात है। और चूंकि अभी देखिए इस वाले मामले पे भी अखिलेश ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने क्या गलत कह दिया। अखिलेश बोल रहा है, कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है क्या कि हाँ ममता बनर्जी कुछ गलत नहीं बोल रही है? ये पूरा खेल जो है ना, अभी आज के दिन मुझे लग रहा है ऐसा है कि लड़ाई बीजेपी के मुकाबले, ठीक है ये गठबंधन बीजेपी के मुकाबले बन गया है कि बीजेपी से हमें मुकाबला करना है और लोकसभा चुनाव में लड़े, लेकिन आज के दिन इंडी गठबंधन के अंदर की लड़ाई ही जो है उसी को अलग अलग रूप दिया जाता है और बताया जाता है कि ये भाजपा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भाजपा के खिलाफ अभी फिलहाल इनके पास लड़ाई का कुछ मंत्र ही नहीं है। अभी तो इनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। अभी पहले ये आपसी मामला सुलझा रहे हैं और उसके लिए अलग अलग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और जो विषय मतलब आज की चर्चा से अभी से साफ हो गया कि जो मृत्यु कुंभ वाला बयान है ममता बनर्जी का, वो सिर्फ महाकुंभ की अव्यवस्था को लेके नहीं है, बल्कि एक सियासी बयान है और उसके सियासी मायने हैं। क्या उसके सियासी निहितार्थ हैं, ये सब हमने समझने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।